असेंबली में एक मंत्री थे, वो क्या करते थे कि उसने एक बड़ा ही अजीब तरीका अपनाया। अमूमन सवालों का जवाब एक लाइन में या आधी लाइन में या एक शब्द में होता है, जी हाँ, जी नहीं, सरकार विचार करेगी, ऐसे ही होते हैं ना उत्तर। वो क्या करता था, उससे जो सवाल पूछे जाते थे सदन में, वो 4 पेज का उत्तर लेके आता था और उसकी अंग्रेजी तो बेचारे को आती नहीं थी, हिंदी उससे ज्यादा कमजोर थी। अब वो अपने 4 पेज में पढ़ना शुरू कर देता था, सरकार ने इसलिए ये किया है, फलाना सरकार इस मत में। अब वो पढ़ना शुरू हो, मैं बस होना शुरू हो जाता है। अध्यक्ष जी, इसको आप टेबल करवा दो, इस जवाब मैंने उस मंत्री से पूछा, मैं कहा भैया आप ये क्या करते हो, ये 4-5 पेज के जवाब पढ़ना शुरू कर देते हो उसमें। जी इतना लंबा जवाब दूंगा ना तो ये आगे सवाल पूछ नहीं करते। ये तो आप मेंबरों को अपने आप कहेंगे कि आप तेरे नहीं सकते तो इधर रखते, अगला ही करते। ये भी टेक्निक अपनाते हैं कई मिनिस्टर। अच्छा, आधे घंटे की चर्चा हो गई, ओके। तो ये पहला आइटम मैंने आपको बताया, जो टूल आपके पास अवेलेबल है। एक है क्वेश्चन पहले से बना के रखिए, और स्टार 1 स्टार 2 जिसमें मत किया है उसमें। दूसरा है आधे घंटे की चर्चा, वो प्रश्नों में से निकलती है। अगर उत्तर संतोषजनक नहीं है, उत्तर कंट्राडिक्टरी है, एक दूसरे को काट रहा है, तो वो आप कह सकते हो कि साहब ये प्रश्न का जो उत्तर दिया गया है ये गोलमोल दिया गया है, कोई पॉइंट नहीं है, इसके ऊपर आधे घंटे की चर्चा होनी चाहिए। एक बड़ा इंपॉर्टेंट मुद्दा हाउसिंग में आता है, उसे कहते हैं एडजॉर्नमेंट मोशन। ये आईएएस तक की एग्जाम में ये सवाल पूछा जाता है। हिंदी में इसको बोलते हैं, कुछ जगह बोलते हैं काम रोको प्रस्ताव, एडजॉर्नमेंट मोशन, कार्य स्थगन प्रस्ताव, कार्य स्थगन। हम बोल रहे हैं, मैं सवाल ये है कि आपने कहा एडजॉर्नमेंट मोशन। एडजॉर्नमेंट मोशन का मतलब ये नहीं है कि हाउस को एडजॉर्न करो, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। हमने जब इसको पढ़ा, इसका मतलब जो एजेंडा हाउस के सामने तय किया हुआ है उसको एडजॉर्न करो, उसको रखो साइड में, और उस प्रश्न को लो जो प्रश्न मेंबर उठा रहा है। वो अर्जेंट इंपॉर्टेंस का ऐसा सवाल हो कि मेंबर कह रहा है कि भाई ये हाउस के एजेंडे को रखो एक तरफ, सबसे पहले आप ये वाला डिस्कस करो। अब इसके ऊपर 2-3-4 स्टेक होल्डर्स हैं जिनको सोचना है क्या करना। एक तो ये नहीं कि कोई सा एमपी आया जब मर्जी नोटिस दे दिया एडजॉर्नमेंट का। इसमें रूल ये है कि 50 एमपी उसकी सपोर्ट में खड़े होना चाहिए, पहली बात। मतलब हाउस के, और जो नो कॉन्फिडेंस मोशन है उसमें भी 50 आदमी खड़े होने चाहिए। इसका मतलब यह है कि जो एडजॉर्नमेंट मोशन है उसकी महत्ता नो कॉन्फिडेंस मोशन जो है अविश्वास प्रस्ताव उससे हल्की सी कम है। अविश्वास प्रस्ताव पास हो गया तो सरकार जाएगी, अविश्वास प्रस्ताव अगर सदन में पास हो गया तो सरकार मर गई, सरकार गिर गई। एडजॉर्नमेंट मोशन अगर पास हो गया तो सरकार गिरी नहीं, मुंह पे गले फुट गई। ये फर्क समझ लो कुल मिला के, मैं देसी भाषा में बताऊं तो इसलिए एडजॉर्नमेंट मोशन में इफ देयर इज एन एक्ट ऑफ ओमिशन और कमीशन ऑन द पार्ट ऑफ गवर्नमेंट, भाई या तो सरकार, मतलब आप सरकार की कोई कमी उजागर कर रहे हो, या तो सरकार को कोई काम करना था उसने नहीं किया, या सरकार को कोई काम कर दिया जो उसे नहीं करना चाहिए, तो सरकार के ऊपर ये गिला शिकवा है कि साहब 50 मेंबर हम खड़े हो रहे हैं, ये काम करिए आप, और इस पे चर्चा करिए। ये अगर पास हो जाता है तो ये सरकार के मुंह पर कलें खुद गई, और शर्म साहब सरकार को इस्तीफा दे देना चाहिए। इसमें प्रताड़ना का भाव है, इसको निंदा प्रस्ताव भी कहा जाता है। मतलब सदन ने, जो सबसे सुप्रीम है देश में, उसने पार्टी की, सरकार की निंदा कर दी, सरकार की। इसको कहते हैं एडजॉर्नमेंट मोशन, कार्य स्थगन प्रस्ताव। ये कार्य स्थगन प्रस्ताव जब आता है तो इस पे ऐसे ही पार्टियां भी इशू करती हैं जैसे नो कॉन्फिडेंस मोशन पे करती हैं। अपने मेंबरों को कहती हैं भाई आओ हाउस में बैठे रहो, तो एडजॉर्नमेंट मोशन लग गया सरकार के खिलाफ, सरकार गिरेगी नहीं, लेकिन कलप भी तो नहीं उतनी चाहिए अगर पास हो जाए तो। इसलिए वो बिल इशू करके, और इसके दोनों पक्षों के अपने अपने धुरंधर, जो ज्यादा जिनके पास तीर तलवार अच्छे चलाने आते हैं, जिनको तड़का लगाना अच्छा आता है, ऐसे ऐसे मेंबर उठा के बुलवाए जाते हैं दोनों पार्टियों के हैं।
ये रूल नंबर एक किताब में से देख लेना, रूल नंबर 193 शॉर्ट नोटिस डिस्कशन है, तो मोशन में आता है, वो मैं बताऊंगा बाद में। तो ये जो एडजॉर्नमेंट मोशन है, ये सिर्फ ये है कि सदन का काम एडजॉर्न करके इस मुद्दे को पहले लिया जाए जो कि सरकार की तरफ से कोई एक्ट ऑफ कमीशन हो गया है या ओमिशन हो गया है। इसमें निंदा का भाव है, इसमें प्रताड़ना है, इसमें एलिमेंट ऑफ सेंसर ऑफ द गवर्नमेंट है, और ये ऐसा प्रस्ताव केवल विपक्ष दे सकता है। आप दे सकते हैं, कोई बंधन नहीं है, अगर आपने अपनी सरकार को और अपने प्रधानमंत्री को फंसवाना है तो, या अपनी मेंबरी खत्म करानी है तो, जो पार्टी को आपके ऊपर कार्रवाई करेगी, अभी तो मैं बता रहा है, ये तो वो देते हैं। तो ये प्रस्ताव विपक्ष दिया जाता है, क्योंकि उसको सरकार की निंदा करनी, प्रताड़ना का भाव है, जैसा मैंने कहा। एक अपॉर्चुनिटी होती है हाउसेज में ध्यान आकर्षण प्रस्ताव की। मान लिया, जैसे मैंने अभी पहले जिक्र किया था, कोई रेलवे एक्सीडेंट हो गया, 150 आदमी मर गए, पहले जाइए ध्यान आकर्षण प्रस्ताव का नोटिस सवेरे जाके नोटिस ऑफिस में दे दीजिए। कहीं गैस रिस गई, लोग मर गए, कहीं बड़ा एक्सीडेंट हो गया, कहीं नाव डूब गई, यानी कोई ऐसी घटना जो बड़ी रीसेंट हो, पुरानी वाली नहीं, रीसेंट घटना हो। आदमी मरेंगे तो जनहित की तो हो ही गई, जनहित की होनी चाहिए ना। तो उसपे आप उस विभाग के मंत्री का, मान लिया डेंगू फैल गया दिल्ली में, तो आप हेल्थ मिनिस्टर का ध्यान आकर्षित करेंगे। तो ध्यान आकर्षित करेंगे तो हेल्थ मिनिस्टर बताएगा भाई क्या है इसकी रेमिफिकेशन, क्या है, सरकार क्या कर रही है, क्या क्या एक्शन लिए जा रहे हैं इनको रोकने के लिए, वगैरह वगैरह। तो कॉल अटेंशन स्पीकर की मर्जी पे है। मान लिया एक दिन में 4 आ गए, एक तो डेंगू की बात कर रहा है, एक रेलवे एक्सीडेंट की बात कर रहा है, एक गैस रिस की बात कर रहा है, एक और नाव डूब गई उसकी बात कर रहा है। मेंबर अलग अलग अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी के हिसाब से वो बात देते हैं, ध्यान आकर्षण प्रस्ताव के नोटिस। अब कौन सा चुना जाए ये स्पीकर खुद डिसाइड करते हैं अपने विवेक से, किसी पूछते नहीं। और स्पीकर अगर ठीक समझे तो संबंधित मंत्री से रिपोर्ट भी मंगवा लेते हैं, ताकि पता। काफियां तो मुझे नहीं पता, 2-3 होती है। रूल 197। तो आइडिया सिर्फ ये है कि सरकार का पक्ष भी आ जाए कि वाकई घटना हुई भी है कि नहीं। तुमने कही एक नाव डूब गई, उसमें 17 आदमी मर गए, और सरकार का पक्ष आ रहा है कि 70-72 कोई नहीं मरे, एक आदमी डूबा है, तो फिर उसको वो स्पीकर निरस्त कर देगा, ले गई। तो इस पर रिपोर्ट भी मंगवा लिया करते हैं, क्योंकि एमपी तो अपनी बात को बढ़ा चढ़ा के कहेगा ना, खासकर अगर विपक्ष का एमपी हो। काम अटेंशन जिसके नाम से लगेगा, उसका रूल ये है कि मंत्री अपने विभाग की, अपने मंत्रालय की स्थिति स्पष्ट करेगा। उसके बाद में वो सांसद जिसने कॉल अटेंशन का नोटिस दिया है उसके प्रश्न पूछ सकता है। इसमें सांसद को पब्लिसिटी भी मिलती है कि फलाने उसका उत्तर देते हुए मंत्री ने ये कहा होगा, उसकी कंस्टिट्यूएंसी खुश होती है कि भाई मंत्री तो हमारा तेज है, सवाल तो पूछता रहता है। तो वो क्लैरिफिकेशन बाद में पूछ सकता है सांसद एज ए मैटर ऑफ राइट। दूसरे भी पूछ सकते हैं अगर स्पीकर अनुमति दे तो, नहीं उसका तो राइट है जिसने नोटिस दिया है और जिसकी सूचना के ऊपर इस मुद्दे को लिया गया है। इसलिए ये कॉल अटेंशन भी आप जब मर्जी चाहे उठा सकते हैं, इस तरह की कुछ घटना हो तो। बल्कि जो शार्प मेंबर है वो याद रखते हैं कि यार इसके ऊपर कॉल अटेंशन का नोटिस भिजवा, जिनको आ जाता है ना समझ, वो सीधे हम अपने सेक्रेटरी को कहते हैं यार ये देखे अंदर। आजकल तो फैक्स और उसका जमाना चला हुआ है ना, ईमेल कर दे। हाँ, सेम डे रिसेंट घटना है ना, एकदम ज्यादा 2 दिन से ज्यादा तो पुरानी नहीं होनी चाहिए, फिर वो एडमिट उसका वो खत्म हो जाएगा। अच्छा, एक मुझे ये बताइए, हाँ मैं विप की बात चली, पहले विप की बात करूं। जो विप इशू होता है, विप क्या होता है? नहीं WHIP होता है सर कौन सा विप? 3 लाइन विप या वैसे विप? सुनिए, विप होता है घोड़ा, चाबुक जो घोड़ा को मारते हैं, है ना, विपिंग दी हॉर्स। वहां से शब्द चला है कि पार्टी का आदेश उस घोड़े की तरह है जो अपने मेंबर को मारते हैं कि तू ये करेगा, तू ये नहीं करेगा, तू यहाँ बैठेगा तो उसमें आएगा। जैसे आजकल रूलिंग पार्टी में एक किस्म से डेट इशू हुआ है कि पार्लियामेंट जरूर अटेंड करनी है, जो लेट आए तो जल्दी भाग जाओ, उनके नाम नोट करके बताओ। चला हुआ है ना रूलिंग पार्टी में, अधिकांश फ्राइडे को रहता है। नहीं मैं तो आपसे अंदर की बात पूछ रहा था, मैं कौन सा लागू होता है सर 3 लाइन
भी लागू है 2 बार पीछे। ये जो मैं वहीं आ रहा हूँ, ये जो आप लाइनों वाले बिल की बात कर रहे हो, ये 1 लाइन बिल 3 लाइन बिल, ये क्या बीमारी होती है? अब तो आनी शुरू हो गई होंगी आपके जी पास जी जी, आई पीछे आई। 3 लाइन वाले। नहीं, विप का मतलब है पार्टी का आदेश, भाई ये करना है। अगर उसके ऊपर 1 लाइन लगी हुई है तो भाई ये इंपॉर्टेंट बात है, ये करना है। अगर 2 लाइन लगी हुई है तो भाई ये तो करना ही है, और अगर 3 लाइन लगी हुई है तो इसका मतलब कि या तो यहाँ है नहीं अपने घर पे, पार्टी मतलब निकाल सकती है, एक्शन ले सकती है। तो 3 लाइन विप पे पार्टी सदस्यता तक रद्द करने की सिफारिश कर सकती, लगा सकती है। तो ये 1 लाइन 2 लाइन, उसके नीचे लाइन लगा देते हैं, 1 लाइन 2 लाइन 3 लाइन। ये भी जो नए नए सांसद या एमएलए बनते हैं वो पहले बताना पड़ता है ये लाइनों का मतलब क्या होता है। 3 लाइनों के आ रहे हैं आपके पास भी? आए सर, पीछे आया था, आ गए? आया था, चलो ठीक है, जुडिशरी वाले पे आया था 3 लाइन। मेरा ज्ञान बढ़ाने के लिए अच्छा है। आप मुझे बताइए प्राइवेट, अच्छा अरे साहब मैं आपके लिए स्पेशल एक लेक्चर सेशन रख लेता हूँ। प्राइवेट मेंबर क्या होता है? आपने ये शब्द बार बार सुना होगा। है छोड़िए, नेक्स्ट। वो बिल जो मेंबर अपने मन से मैं बिल नहीं, मैं तो मेंबर की बात कर रहा हूँ। प्राइवेट मेंबर कौन होता है? मिनिस्टर को छोड़ के सारे वेरी गुड। देखिए हर मेंबर सदन का जो मंत्री नहीं है, नहीं कौन सा कंफ्यूज मत हो, सदन का हर सदस्य जो मंत्री नहीं है वो प्राइवेट मेंबर है, ठीक है। माना यह जाता है कि जितनी बुद्धि, ज्ञान, क्षमता और रिसोर्सेज ये सरकारों के पास होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। गवर्नमेंट इज नॉट द सोल डिपॉजिटरी या रिपॉजिटरी ऑफ एंटायर विजडम एंड नॉलेज। सारा ज्ञान क्या सरकार के पास ही है? जो प्राइवेट मेंबर हैं, मतलब मंत्रियों को छोड़ के जो बाकी सदस्य हैं, चाहे वो ए पार्टी के हों, बी के हों, सी के हों, उनके पास भी बुद्धि है, वो भी पढ़ के आए हैं, टीम के थोड़ा पास किया उन्होंने भी, वो भी अपनी बता सकते हैं कोई ना कोई संसद को तो भाई ये होना चाहिए या ये बिल आना चाहिए, ये प्रस्ताव आना चाहिए। तो ऐसे मेंबर को जो मंत्री नहीं है, चाहे वो विपक्ष का है, सत्ता पक्ष का है, विरोध पक्ष का है, किसी भी पार्टी का है, उसको प्राइवेट मेंबर कहते हैं। दूसरे शब्दों में ये हुआ कि वो सरकारी मेंबर है और बाकी सारे प्राइवेट मेंबर हैं। प्राइवेट मेंबरों को ये बताने के लिए कि यही इनके पास ही सारी खोपड़ी नहीं है जो बैठे हुए हैं ट्रेनी बेंचेस पे, ये नए नए कपड़े कुर्ते पहन के जो मंत्री बने हुए हैं, तुम्हारे पास भी ज्ञान है। और इसलिए सदन का एक दिन सरकार पे क्रॉस लगा रखा है कि ये तुम्हारा दिन नहीं, ये इनका है। प्राइवेट मेंबर्स जिसको कहते हैं प्राइवेट मेंबर। वो दिन मंत्रियों का नहीं है, वो प्राइवेट मेंबरों का है। मतलब मंत्री उस दिन सरकारी काम नहीं होगा, प्राइवेट मेंबर अपने देंगे, अपने बिल देंगे, अपने रेजोल्यूशन देंगे, अपने प्रस्ताव देंगे, अपने जो भी उन्होंने देना है। उस दिन केवल प्राइवेट मेंबर डे कहा जाएगा और वो दिन होता है शुक्रवार। शुक्रवार का दिन प्राइवेट मेंबर डे। मंत्री नए नए प्रस्ताव देते हैं, ये सदन की भावना प्रस्ताव के माध्यम से व्यक्त की जाती है। ये सदन सरकार से निवेदन करता है कि ऐसा किया जाए, वैसा किया जाए, ये किया जाए, वो किया जाए। या कई मेंबर बिल लाते हैं नए से नए, पुराने बिल, चाहे वो चौथी लोकसभा के हो, 5वीं, उनको लीजिए, पर ये लीगल आदमी का काम है। आपने जो ला नहीं पड़े हुए वो इसको नहीं कर पाएगा। उसको लीगल अगर आप शेयर देंगे तो जो पब्लिसिटी आपको मिलेगी कि भाई पुराने एमपी ने एक बिल लाया है, उसमें बहुत अब तो खैर बिल पास ही नहीं होते प्राइवेट मेंबर के, क्योंकि सरकारें पास नहीं होने देती, बहुमत सरकारों के पास है, पूरी पार्टी के पास है, वो प्राइवेट मेंबर के बिल पास नहीं। लेकिन 40 साल पहले तक 14 प्राइवेट मेंबर बिल ऐसे थे जो लॉ बन गए, एक्ट बन गए। लेकिन अब पिछले 40-35-40 साल से कोई भी पास नहीं हुआ। बिल आता है, डिस्कस होता है, बाकी मेंबर भी बोलते हैं और मंत्री जब जवाब देने खड़ा होता है तो वो ये कह देता है कि माननीय सदस्य ने जो ये बिल लाए हैं बहुत अच्छा है,
हम इसकी भावना का सम्मान करते हैं। सरकार चाहती है कि ये बिल, अगर वो सपोर्ट कर रही है तो सरकार चाहती है कि ये बिल पास हो। सरकार कभी नहीं चाहेगी कि ये बिल रामलाल के नाम से निकाल में चला जाए, चाहे हमारे नाम से जाएगा। तो वो सरकार कहेगी कि हम एक कॉम्प्रिहेंसिव बिल लाते हैं, उसमें माननीय सदस्य की भी सारी भावना आ जाएगी, सदन के दूसरे सदस्यों की भी आ जाएगी, तो वो हम बिल लाते हैं। मैं सदन को आश्वासन देता हूँ ऐसा बिल लेके सरकार आएगी या रहे सत्र में, और माननीय सदस्य से निवेदन करते हैं कि अपना बिल वापस ले लें। जो तो वो भला आदमी बिल वापस ले लेता है तो वो ठीक है, मंत्री बाहर आके उसको बता देगा थैंक यू जान, और जो नहीं लेता है तो वोटिंग होगी, तो उसकी अपनी पार्टी होगी तो बिल गिरा देंगे, क्योंकि ऊपर से आदेश नहीं है। पार्टियां तो अपने हिसाब से चलती है ना। दिल्ली में क्या होता था, अच्छा इसी तरह अपने एक हफ्ता बिल रख लेते हैं, एक हफ्ता रेजोल्यूशन रख लेते हैं। रेजोल्यूशन क्या है, ये सदन इच्छा व्यक्त करता है कि फलाने इतने उम्र के, मान लिया एक बिल रेजोल्यूशन आ जाए कि ये सदन, हालांकि आ नहीं सकता है कि ये सदन ये प्रस्ताव पास करता है कि 60 साल से जितने बूढ़े हैं उनको गंगा में डुबो दिया जाए। हमारे इधर ये नहीं आ सकता क्योंकि संविधान में होती है, इंग्लैंड की पार्लियामेंट में तो ये आ सकता है, उसमें तो कोई रोक नहीं है, वहां तो रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है। मान लिया इस टाइप का कोई रेजोल्यूशन, और दिल्ली में तो क्या होता था कि ये एक से एक रेजोल्यूशन ले आते थे जिसमें सरकार की भरपेट हो, क्योंकि मुख्यमंत्री के खिलाफ उनकी अपनी पार्टी के लोग ज्यादा थे, तो वो शुक्रवार के दिन रेजोल्यूशन पे रेजोल्यूशन लेके अब सरकार ना तो उसको सपोर्ट कर सकती ना उसका विरोध कर सकती, क्योंकि उसकी अपनी पार्टी के आधे मेंबर पटे हुए हैं। तो पर्दे के पीछे की बात बताता हूँ, मुख्यमंत्री जब परेशान हो गई राफेल की, तो मेरे को उन्होंने बुलाया भाई ये लोग तो बहुत तंग करते हैं, ये शुक्रवार के दिन ये प्राइवेट मेंबर नए से नए, अच्छा फिर कहती है ये बिल तो शायद तुम्हारे यहाँ बना हुआ है, मैं मेरे यहाँ क्यों बनेगा, कि नहीं वो तो दिल्ली में तो बिल नहीं बना सकता, तो बिल की एक भाषा होती है, बड़ा लाज आने वाला आदमी चाहिए उसको, या उसके चमचों ने बता दिया होगा कि ये करता है, ये बिल बनवा देता है। उन्होंने मेरे से कहा कि तुम ये बताओ कि ये लोग तंग ना करें मुझे, उसका क्या हाल है। मैंने कहा जी आप ऐसा करो, आप विप इशू करो, फिर शुक्रवार के दिन ये जो प्रस्ताव आएंगे इसके बारे में, इसके विरोध में सारे लोग वोट करेंगे, ऐसा करके एक ऑर्डर इशू कर दो। मैं कहा हालांकि ये है गलत, कहती नहीं विप इशू करते हैं। मैं कहा कर दो, लेकिन है गलत, गलत क्यों है। मैं क्या गलत क्यों है कि विप अमूमन तब इशू होता है जब लगता हो कि सरकार गई, तभी तो लोग कहते हैं भाई आपको हाजिर रहना अदालत में, 3 लाइन में इशू करते हैं। शुक्रवार का दिन जब सरकारी मेंबरों के लिए है ही नहीं, प्राइवेट मेंबरों के लिए है, तो सरकार कहां जा रही है। आप विपी क्यों इशू कर रहे हो, आप जो उसके लीगल प्रजातांत्रिक अधिकार हैं एक सांसद के रूप में, आप उन पर चेक लगा रहे हो विप इशू करके, इसलिए ये गलत है। पर ये है कि आपके मेंबर डर जाएंगे, मैं भी कोई छोड़ना चाहता। अब वही बात हुआ, वो विप इशू हुआ तो सारे डर गए, वो हाउस ठीक ठाक चल गया। अब ये बड़े खुश हुए। कुछ महीनों के बाद मेरे को कुछ ये आए एमएलए, इन्होंने कहा यार ये इसको किसने बता दिया शुक्रवार को दिन विप इशू करना। मैंने ऊपर हाईकमान को बात किया, वो कहना शुक्रवार को सरकारें गिरती हैं क्या, सरकारी काम ही नहीं होता, गिरे कैसे। तो मैंने कहा भाई बात ये रास्ता तो मैंने बताया था, वो इसलिए बताया था कि आप अपनी सरकार को परेशान करते हो, आप विपक्ष के तो लाते कुछ नहीं और उसके मुख्यमंत्री के खिलाफ सारे एक लाते हो। तो कहता है मेरी बात सुनो, हमने कानून पढ़ लिया है, सीट तब जाती है जब या तो आप वोट करें या वोट करने से एब्सटेन करें। जो 10वीं सूची है संविधान की, उसमें शब्द ये लिखा हुआ है, इफ ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट वोट्स और एब्सटेन्स फ्रॉम वोटिंग कंट्रेरी टू दी पार्टी विप, पार्टी विप का उल्लंघन करके अगर कोई सदस्य वोट करता है या वोट करने से मना करता है या एब्सटेन करता है तो उसकी मेमोरी जा सकती है। इसका मतलब है मेमोरी तभी जाएगी जब वोटिंग होगी, अटेंडेंस में थोड़ा मेमोरी जाती है। और विप इशू हो रहा है कि आपको शुक्रवार के दिन हाजिर होना है। जब उनको समझ आ गया तो उन्होंने कहा यार ये तो ठीक कह रहा है। अरे मैंने कहा बुद्धू वोटिंग होगी तभी तो मेमोरी जाएगी, मेमोरी तो वोटिंग पे है ना। तो ये कहना कि भाई तू हाजिर है उस पर थोड़ा मेमोरी जाती है। तो फिर उनको समझ आ गया, तो शुक्रवार के दिन मतलब मेंबरों ने मुख्यमंत्री को तंग। लेकिन मैं कहना ये चाहता हूं कि शुक्रवार का दिन जो प्राइवेट मेंबर हैं, जो मंत्री नहीं है,
ये उनका राइट है, ये उनके अधिकार है कि वो। अब दिल्ली में क्या होता है, हमारे दिल्ली एक यूनियन टेरिटरी है जिसको आप केंद्र शासित प्रदेश चाहते हैं। हमारे यहाँ जो बिल आते हैं पहले केंद्र सरकार को भेजने पड़ते थे, सारे बिल आए केंद्र सरकार चले गए, केंद्र सरकार से वापस नहीं आते थे। एक दिन स्पीकर ने बुलाया तो ये शुक्रवार को शर्मा जी क्या है, मैं क्या भगवती जागरण के मतलब, मैं क्या ऐसा जो बिल आए थे वो थारी सरकार में गए, वो तो आए नहीं, तो मीटिंग तो होनी है, एजेंडा कुछ है नहीं, तो 2-3 ढोलक तमचे वो कलियां ला देते हैं, भगवती जागरण करो हाउस में बैठ के, और क्या करना है। तो फिर उनको समझ आया हाँ यार ये बिल वापस नहीं आए। तो शुक्रवार का दिन जो है वो प्राइवेट मेंबरों का है, और प्राइवेट मेंबर अदर देन द मिनिस्टर, और फ्राइडे उनका है। ओके सर, अगर किसी आदमी ने बिल बना लिया या बनवा लिया मंत्री के नाम से, आपने बिल में सिर्फ आइडिया देना है, उसने एक्ट तो बनना नहीं है, पास तो होना नहीं है, लेकिन पब्लिसिटी पेज पे मिलेगी उस सांसद को जो बिल देता है। लोकसभा में बहुत बिल पड़े हुए हैं, एक से पुरानी लोकसभाओं से, वो बिलों की कापियां लगा के उसको थोड़ा बहुत बदल करके उसमें बनाइए, मंत्री के लिए अपने बिल नोटिस दीजिए, उसकी बहुत पब्लिसिटी मिलेगी। ये सबमिट कब करते हैं, कुछ दिन पहले या उसी दिन? भाई नोटिस आएगा, उसमें लिखा होता है कि आपके प्रश्न फलां तारीख तक आ जाने चाहिए, प्राइवेट मेंबरों के मोशन अपना बिल और रेजोल्यूशन फलां तारीख तक आ जाने चाहिए। वो जो सम्मन आपके पास इश्यू होते हैं ना सत्र के, उसमें डेट लिखी होती है सारे की। इसलिए मैं कह रहा हूं कि आप वो आ गया और आप बनाना शुरू करोगे, ये गलत है, बना के रेडी रखो। उस दिन तो आपने गोला डाल देना है सीधा, भाई उनको उनका दफ्तर नोटिस आपके सांसद के नाम से ही आए और हो गए यार ये तो बहुत एक्टिव मेंबर है, और जो सांसद एक्टिव है, होशियार है, डिबेट में हिस्सा लेता है, अपने भाषण में नमक मिर्च मसाला तड़का अच्छा लगाता है, उससे सब डरते भी हैं, अपनी पार्टी वाले भी बाहर वाले भी, उसको तेज तलाक मेंबर मानते। बुद्धू मेंबर तो बहुत होते हैं, सारे ही अपनी तनख्वाह ले जाते हैं, गायब हो जाते हैं, है ना। यदि एक को नहीं कह रहा मैं। अच्छा, बिल हो गया, रेजोल्यूशन हो गए, और एक पिटीशन भी आप दे सकते हैं जिसको याचिका कहते हैं, वो लोकसभा के नाम से एड्रेस होती है और कोई भी मेंबर दे सकता है, वो याचिका समिति में चला जाता है, उससे भी कई मसले हल हो जाते हैं। तो याचिका देने का भी एक प्रावधान है, वो किसी बिल के ऊपर हो सकती है, किसी ऐसे मुद्दे के ऊपर हो सकती है जो सदन के सामने हो, या कोई जनहित का आम मसला हो, उसके ऊपर भी वो याचिका समिति में चली जाती है। अब आया शॉर्ट ड्यूरेशन डिस्कशन, जिसको हिंदी में कहते हैं अल्पकालिक चर्चा। ये चर्चा होती है संकल्प के मोशन के प्रस्ताव के माध्यम से। वो अभी एक साहब अभी पूछ रहे थे रूल नंबर, 2 तरीके से चर्चा होती है, सदन अपना मत व्यक्त करता है 2 तरीकों से। एक करता, मान लिया अब आवाज हो रही है, विपक्ष ने उठाई के साथ ये जो सांप्रदायिकता फैल रही है इसके ऊपर चर्चा होनी चाहिए। आइडिया इसको कारण थी गवर्नमेंट, है ना, और गवर्नमेंट ये कह रही है कि साहब ये जो महिलाओं पर अत्याचार हो रहे हैं और ये रेप और उसकी घटनाएं बढ़ रही हैं, इस पे चर्चा होनी चाहिए। क्योंकि गवर्नमेंट का आइडिया है कि इशू को थोड़ा सा उन राज्यों की तरफ मोड़ा जाए जो जहां उनका शासन नहीं है, लेकिन दूसरे दलों की सरकारें हैं, ताकि उनकी तरफ जाए। पर्दे के पीछे इशारा ये है। तो उसमें वो कहेंगे कि अब दोनों पार्टियां बैठती हैं आपस में, स्पीकर मीटिंग बुलाते हैं, तय होता है कौन सा इशू ले लें। तो वो कह रहे हैं कि ये 2 इशू तो बहुत जरूरी है, एक तो ये जो सांप्रदायिकता फैल रही है, और एक ये जो महिलाओं पे अत्याचार हो रहा है। अब डिस्कशन होगा। अमूमन विपक्ष हमेशा ये चाहता है कि जो चर्चा हो विषय पे वो नियम 184 के तहत हो, और सत्ताधारी दल ये चाहता है कि जो चर्चा हो वो नियम 193 के ऊपर हो। अब ये 184 और 193 क्या खेल है ये मैं बताता हूं आपको। जो 184 नियम के अंतर्गत स्पीकर ने कहा जी ठीक है, इस सब्जेक्ट पे सांप्रदायिकता पे चर्चा कर लेते हैं। 184 नियम पे अगर वो चर्चा स्पीकर ने मंजूरी दे दी है, डिवीजन होगा, तो उस मसले का हल होगा वोटिंग से। आखिर में होगा उस मोशन के ऊपर, उस संकल्प के ऊपर होगी वोटिंग। वोटिंग अगर होगी तो उसके ऊपर कई सहयोगी दल छिटकेंगे, इधर उधर भागेंगे। समझ रहे हैं ना आप जो इसके पीछे राजनीति है। और 193 में क्या भाषणबाजियां हुई और खेल खत्म हो गया, वोटिंग तो हुई नहीं। तो इसलिए कोई भी सरकार चर्चा
ऐसे विषय पे नहीं कराना चाहती कि वोटिंग हो और उसके अपने दलों को दिक्कत हो जाए उस प्रस्ताव के पक्ष में वोट करते हुए। मानिए प्रस्ताव है कि ये है कुछ भाषा ऐसी बना दी कि ये सदन विभिन्न भाषाओं में हो रही महिलाओं पर अत्याचार की घटनाओं पर चिंता व्यक्त करता है और सरकार से आग्रह करता है कि घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने हेतु उचित महिला पुलिस थाने गठित किए जाएं या उन सरकारों के विरुद्ध कार्रवाई की जाए जो महिलाओं को सुरक्षा प्रदान। मान लीजिए इस तरह का लग गया महिला सुरक्षा वाला, ये सरकार को सूट करता है, ये उनको सूट नहीं करता जिनकी सरकारें घेरे में आने के चक्कर हैं। आप समझ रहे ना मैं क्या कह रहा हूं? तो सरकार कहेगी नहीं यार इस पे 184 ना होनी चाहिए चर्चा, ताकि बाकी लोग भी कहें कि हाँ भाई महिलाओं पे अत्याचार है और जो सरकारें नहीं रोक रही केंद्र सरकार को उसके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए, सरकार को मजबूती मिलती है, किसी यूपी के कान में रोड़ने का मौका मिलता है। तो सरकार चाहेगी इस नियम में चर्चा हो जिसमें वोटिंग हो, और अगर वो सांप्रदायिक शक्तियां सिर उठा रही हैं उनकी निंदा करता है, इस तरह का कोई रेजोल्यूशन है ये सरकार को सूट नहीं करता है, तो वो कहेंगे नहीं नहीं ये 193 में चर्चा होनी चाहिए। इन दोनों में यही फर्क है और यही झगड़ा ज्यादा बढ़ता है अमूमन जो चर्चा है, और यहाँ पार्टियां बैठ के आपस में डिसाइड करती हैं और स्पीकर का रोल बड़ा अहम होता है चर्चा, इसलिए रूलिंग पार्टी हमेशा अपना स्पीकर चाहती है कहीं भी कोई भी हो। सबसे जो इंपॉर्टेंट जो मुद्दा हाउस के सामने होता है वो होता है मोशन ऑफ नो कॉन्फिडेंस इन द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। ये मोशन में आप ये नहीं कह सकते ये पैसे खा गया, इसने ये नहीं किया, इसने वो नहीं किया, उसमें कोई चार्जेस नहीं होते, एक लाइन का मोशन होता है, ये सदन मंत्रिमंडल में अपना अविश्वास व्यक्त करता है, कोई चार्ज नहीं क्योंकि इसने ये नहीं किया, इसने वो कर दिया, इसने कोई चार्ज नहीं, होंगे भी तो स्पीकर काट देगा, एक लाइन लगाएगा, ये सदन मंत्रिमंडल में अपना अविश्वास व्यक्त करता है। ये है जी मुद्दा हाउस के सामने। मान लिया मोदी सरकार के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन आ गया, 50 नंबर खड़े हो गए, कुछ कांग्रेस के हो गए, कुछ बाकी पार्टियों के हो गए, तो अब इस मोशन पे सबसे पहले चर्चा इसलिए हो गई कि जो मैसेज ये जाता है कि शायद सरकार अल्पमत में है, तभी इन्होंने कहा है कि सदन का विश्वास हो सकती है, इसलिए बाकी कोई इंपॉर्टेंट काम अभी नहीं होगा जब तक इस मुद्दे को डिस्पोज ऑफ ना करें, इसको पहले तय करो। तो वो मोशन जब लिया जाता है तो पक्ष और विपक्ष के जो सिपा सलार हैं, सत्ताधारी पार्टी भी अपने मेंबर चुनती है मीटिंग करके कि हमारी तरफ से कौन कौन मोर्चा संभालेगा, किसका निशाना क्यों है, कौन वो वोट को पची चला लेता है, मतलब कौन अच्छा भाषण दे सकता है, कौन सरकार को अच्छा बचा सकता है, वो अपने उन 5, 10, 12 सिपा सलारों को तैनात करेंगे कि हमारी तरफ से बोलेंगे ये। विपक्ष अपने चुनेगा कि जो हमले ज्यादा कर सकते हैं, तेज कर सकते हैं, तो वो फिर भाषणबाजियां होगी और आपने कई बार देखा होगा कि अखीर में वोटिंग होती है। तो ये इसको कहते हैं कि मोशन ऑफ नो कॉन्फिडेंस इज द वेपन ऑफ लास्ट रिसॉर्ट इन द आर्मरी ऑफ अपोजिशन। विपक्ष के तर्कश में जो तीर हैं उनसे जो सबसे लास्ट और ब्रह्मास्त्र है वो है मोशन ऑफ नो कॉन्फिडेंस, जिससे सरकार ही चली जाए, बाकी तो खुद छोटे मोटे बम में पटाखे से दिवाली पे छूटते रहते हैं। तो ये मोशन ऑफ नो कॉन्फिडेंस सबसे बड़ा ब्रह्मास्त्र है। हाँ, इसमें शर्त वही लगी हुई है। ये एक बार स्पीकर ने हमको बुलाया और के हुआ है कि स्पीकर को ये नहीं पता था कि ये मोशन ऑफ नो कॉन्फिडेंस एडमिट हो या ना हो ये किसका अधिकार है। स्पीकर से प्राइम मिनिस्टर या मुख्यमंत्री ने बात की, स्पीकर ने कहा नहीं मैं इसको एडमिट नहीं करूंगा, और मेरे से कह दिया ये एडमिट नहीं करना। मैं क्या हम कौन होते हैं ये करने वाले, ये तो हाउस डिसाइड करेगा एडमिट करना के लिए, 50 मेंबर खड़े हो जाते हैं तो एडमिट हो गया कि नहीं, मैंने इसको कह दिया कि एडमिट नहीं करना। मैं क्या आपके कहने से क्या होता है, आपको हाउस हो रहा है। स्पीकर साहब बढ़ गए कि नहीं मैं जवाब दे चुका कि इसको एडमिट नहीं किया जाएगा। मैंने कहा फिर मैं अपना थैला उठा लेता हूँ, किसी और को बुला लो जो काम कर सकते।